केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए जो 3 कृषि बिल लाए हैं वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उनके उपयोगी है। और इस कृषि बिलों से किसानों की आय बिल्कुल दुगुनी होने वाली है और वो आत्मनिर्भर भी होने वाले हैं। पर इसी विषय को लेकर देश में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। इस बिल के बारे में गलतफहमियां भी वो सबके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले तो पंजाब के किसानों ने पहले हरित क्रांति यशस्वी करी थी और अब ये जो नए कानून है, ये नए कानून दूसरी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका बीज अभी इन कानूनों में है। और आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है तब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो तब कांग्रेस मंडी सिस्टम हटाना चाहती है। शरद पवार जी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। उसी के साथ साथ वो सिर्फ चाहते नहीं है, वो उस तरह का वक्तव्य भी रखते हैं। अपना खुद का जो उनका आत्मचरित्र है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो 2017 में ही कानून बनाया था और कानून बना के वो एपीएमसी को बदल देते हैं और खेती में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं। उसी के साथ साथ जो भारतीय किसान यूनियन है वो एपीएमसी की बर्खास्ती की मांग करता है। जब सरकार नया कानून बनाती है तो उसका स्वागत भी करता है और अब विरोध कर रहा है। जो वामपंथी है उनकी जो सरकार केरला में थी, इसके पहले त्रिपुरा में थी, वो अपने जब वहां पे सरकारें थी तब एपीएमसी अपने स्टेट में लागू नहीं करते हैं। जो कनाडा सरकार है वो कनाडा सरकार भारत के एमएसपी का कड़ा विरोध करती है, लेकिन कनाडा के अध्यक्ष यहाँ पे भारत को ज्ञान बांट रहे हैं। और रघुराम राजन वो महंगाई के लिए एमएसपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सब कुछ कब होता है? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है, तब ये सब कुछ ये लोग कहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में इस बिल के बारे में बहुत ही भ्रम फैलाए गए हैं। भ्रम और वास्तविकता क्या है ये भी हमने जरूर समझ कर लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को मैं विनती कर रही हूँ कि ये वास्तविकता को वो समझ कर ले लें। जब कांग्रेस किसानों को इतना उकसा रही है तब यूपीए की सरकार और उसके साथ साथ जो एनडीए की सरकार है एमएसपी के मूल्यों पर हम एक नजर जरूर डालते हैं। अगर हम आज देखते हैं तो यूपीए की तुलना में एनडीए की जो बढ़ोतरी है वो धान में 240% है, गेहूं में 177% है, दलहन में 7,500% है और उसी के साथ साथ तिलहन में और कोपरा में 1000% इतनी बढ़ गई है। जब किसान आंदोलन चल रहा है, जनता को प्रभावित कर रहा है और ये एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये सब कुछ चल रहा है, तब मुझे आपको सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि उसी समय पे अनेक जगह पर चुनाव चल रहे थे और ये चुनाव सिर्फ हैदराबाद छोड़ते हुए बाकी सब जगह के ग्रामीण क्षेत्रों के थे। अरुणाचल के चुनाव हुए, उसी के साथ साथ राजस्थान के चुनाव हुए, हैदराबाद का चुनाव हुआ और भी बीच में चुनाव हुए। ये सब आप अगर चुनाव के नतीजा देखते हैं तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मन से स्वीकार किया है, मोदी जी के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। तो इसीलिए ये जो बात चल रही है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किसानों का बुरा किया है,
ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है। लोगों ने मोदी जी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से भरोसा भी उन्होंने जताया है। मुझे यह भी लग रहा है कि 2022 में जो पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों भी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनको भ्रमित करके आगे चल रहे हैं। और बस दोनों का ये चल रहा है कि अब पंजाब में सत्ता में जाना है तो दोनों भी उसमें चल जाए, और इसीलिए ये इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जो हमारे किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अब वामपंथी, अर्बन नक्सल और जो समाज विघातक जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। किसानों को भड़काकर उनके कंधे पे बंदूक रखते हुए कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूं, अगर ये ऐसा नहीं होता था तो दिल्ली का जो अभियुक्त है उमर खलीद और टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो शर्जिल इमाम है, इनको छोड़ने की बात इस किसान आंदोलन में क्यों हो रही है? यह आंदोलन अगर किसानों का है तो ये बातें उसमें क्यों हो रही है? इसी के साथ साथ हाय मोदी तू मर जा, इस तरह की घोषणाएं क्यों आ रही है? और उसी के साथ साथ अभी हमने तो इंदिरा जी को मार दिया है, जनरल वैद्य को भी मारा है, तो मोदी जी क्या चीज है? ऐसी भाषा क्यों आ रही है? मुझे मेरे सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करनी है कि जो गलत चीजें इसमें घुस रही है उसी के ऊपर वो ध्यान दे, इन चीजों को वो अपने आंदोलन में घुसने नहीं दे। मोदी जी के लिए खिलाफ बात करते हैं, पर ऐसा व्यक्ति जिसने एमएसपी के ऊपर 336 लाख टन धान खरीद लिया है और उसी के साथ साथ 33 लाख किसानों को 63,000 करोड़ का भुगतान किया है, उसी के साथ साथ 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ का सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया है, जिसने फसल बीमा योजना के माध्यम से 6 करोड़ सबसे ज्यादा किसानों को 50,000 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया है, जिसने 3 करोड़ किसानों को 4.5 करोड़ रुपयों का रियायती ऋण उपलब्ध किया है, जिसने 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया दिया है, जिसने 22 करोड़ से भी अधिक ज्यादा किसानों का सॉइल हेल्थ का कार्ड बनाया है, और जिसने इस कोरोना के संकट काल में किसानों को लिए 1 लाख करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत के लिए उपलब्ध किया है। ऐसी व्यक्ति किसान के बारे में बुरा कैसे सोच सकती है? जिन्होंने करके दिखाया है, ये व्यक्ति किसानों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती है। और इसीलिए ये जो बातें चल रही है, ये जो भ्रम पैदा हो रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो भ्रमों के बीच में मत आए, वो वास्तविकता को समझकर आगे चले। मुझे विश्वास है कि हमारे किसान भाई इन सब चीजों को समझकर आगे बढ़ेंगे। सरकार उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। अनेक बार बात हो चुकी है, सरकार हर बार बात करने के लिए तैयार है। इस चीजों को वो समझे और वो आगे जाए। मुझे इसके साथ साथ एक बात और भी कहनी है कि जो शरद पवार जी आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो महाराष्ट्र में 2006 साल में ही ये बिल लेकर आए थे, और उसके पहले ही वहां पे प्राइवेट सिस्टम काम कर रही है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनके साथ चलते हुए किसानों का विकास हो रहा है, किसान अच्छा आय उनकी हो रही है। जब
उनके अपने जब वो राज कर रहे थे तब उन्होंने ये काम किया था, तो फिर वो आज क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसे अनेक सवालों का उत्तर नहीं मिल रहा है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के किसान भाई इन सब चीजों को समझकर आगे बढ़ेंगे, इस भ्रम को दूर करेंगे, वास्तविकता के साथ वो चलेंगे और किसान विकास की, हित की हम सब लोग बात करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है? मैडम 15 लाख जो है करोड़, 15 लाख करोड़ एमएसपी जो है वो सरकार के पास देने के लिए नहीं है। इसीलिए ये बिल के जो माध्यम से जो कॉर्पोरेट जग आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात है, जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे सबके समझ में बात नहीं आ रही है कि जो चीज कांग्रेस पहले चाहती थी, आज केवल और केवल बीजेपी की सरकार आई है, इसलिए भ्रम पैदा कर रही है। सरकार ने इस बिल के साथ सभी चीजों की बहुत अच्छी तैयारी करी है। सरकार ने बहुत ही अभ्यास करते हुए उनके पास क्या क्या है इसको देखते हुए इस बिल का निर्माण किया है। इन जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इन सभी को ये बिल चाहिए था। मैंने कहा आपको कि 2006 में महाराष्ट्र में उन्होंने लागू कर दिया है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये 2017 में बिल लाया है, फिर आज विरोध क्यों है? ये विरोध इसीलिए है कि मोदी जी का विरोध वो करना चाहते हैं। पर वही बात है कि हमारे किसान भाई बहुत समझदार है, वो बहुत समझदारी के साथ चलेंगे। इसका जवाब नहीं आया मैडम, मैंने जो पूछा आपको सवाल जो पूछा। सरकार ने ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सरकार ने इन सभी विषयों पर जो बातें सरकार ने कही है, उन सभी विषयों पर सरकार की बहुत अच्छी तैयारी है और उसी तैयारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। तो ये कहने में कोई अर्थ नहीं है। कृषि बिल का आप बता रहे हैं, कृषि बिल का कांग्रेस और जो वाम दलपंथी है वो लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ तो आरएसएस की संस्था है, वो भी विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि इसमें संशोधन हो, पर सरकार तो संशोधन करने के लिए तैयार ही है। आपने देखा होगा, आप भी न्यूज देते हो, सरकार ने कभी मना नहीं किया। आज तक अनेक ही चर्चाएं अनेक बार सरकार की उनके साथ हो चुकी है, लेकिन चर्चा सरकार इन सब विषयों के लिए तैयार है, चर्चा के लिए रेडी है। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो उन्होंने भी तो पहले स्वागत ही किया था। स्वागत किया, लेकिन अभी तो अगेंस्ट में है ना। मुझे इतना ही कहना है कि सरकार इन सब विषयों के लिए तैयार है। जो नेतागण हैं इस आंदोलन के, उन्होंने आगे आना चाहिए, सरकार के साथ और बैठना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। जब बात बैठते हैं और हल के लिए अगर बात होती है तो स्वाभाविक रूप में उसका बहुत अच्छा उत्तर भी मिल जाता है। मैडम, एमएसपी और एपीएमसी के अलावा भी ये जो जमाखोरी के ऊपर भी जो कानून लाया कि पहले जमा नहीं कर सकते थे लेकिन अब अनलिमिटेड जमा कर सकते, उसमें भी कहीं ना कहीं एक विरोध सामने आ रहा है, उस पर आपका कहना है? एक बात है, आप देखिए कि अगर किसान को कुछ अच्छा रेट मिल रहा है तो उसका विरोध हम क्यों करें? उसको भी पता है कि उसने कहाँ तक वो रखना है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मार्केट में इसका असर नहीं होगा। उसका कारण है, देखो, कालाबाजारी होगी, कहीं जमा हो जाएगा तो फिर लोगों को महंगा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ किसान को अच्छा रेट मिलता है वहाँ वहाँ लेके जाएगा, वो घर पे नहीं रहेगा। जहाँ उसको अच्छा भाव मिल रहा है वहाँ पे वो जाएगा। तो उसमें हमें क्या अड़चन है? अगर किसान का उसमें वो अच्छा बढ़ रहा है तो हमें उसमें क्या अड़चन आ सकती है? अगर अभी जो बातें हो रही है और संशोधन की आप बात कर रहे हो, अगर यही चीज जब बिल लागू हुआ उसके पहले अगर हो जाती तो ये 20 दिन का जो आज विरोध है वो नहीं होता और विरोध पक्ष को बड़ा चांस नहीं मिलता। मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार ने सबको विश्वास में भी लिया था। आज पंजाब से जो ये सब कुछ विरोध चल रहा है, उन्होंने भी तो पहले ये बिल किया था। देश का किसान बहुत खुश है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं फिर से महाराष्ट्र में आती हूँ। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक किसान हैं कि जिन्होंने इस विषय पे काम किया और आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इस आंदोलन में भी आप अगर देखते हैं तो पूरे देश का किसान नहीं जुड़ रहा है। उनको बेनिफिट हो रहा है, वो इस बेनिफिट को समझ रहे हैं और वो अपने जगह पे आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, इस बिल से दमन के जो किसान है, प्रदेश के किसान है, दमन दादरा, उनको क्या फायदा होगा? देखिए, एक बात है कि सरकार ने अभी सभी को खुला कर दिया है।
जो उनका धान होता है, जो भी उनकी खेती होती है, जो उनके खेत में आता है, वो बेचने के लिए सरकार ने सबको खुला कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप में उनको भी इसका फायदा है। जहां जहां उनको अच्छा भाव मिल सकता है वहां वहां हमारा यहाँ का किसान अपना धान वहां पे भेज सकता है, या जो भी उसने उगाया है वो वहां पे भेज सकता है, उसको अच्छी कीमत मिल सकती है। मैडम, इस प्रदेश में एपीएमसी तो है नहीं, तो क्या एपीएमसी लाई जाएगी? देखिए आगे चल के इसके ऊपर विचार हो जाएगा। एक्टिव किसान तो है नहीं, मात्र 2-2.5 हजार किसान है। यहाँ के लिए यहाँ की यंत्रणा है इस विषय पे विचार करने के लिए, वो इस विषय पे जरूर विचार करेगी कि उनको क्या करना है। मैम, प्रदेश के जो सरकारी कृषि विभाग है वो पूरी तरह से डाउनफॉल हो चुका है, तो उसको ऊपर लाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए आपकी तरफ से प्रशासन को कोई सजेशन या कुछ दिया जाएगा? यहाँ की जो प्रदेश की सरकारी व्यवस्था है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा अवगत नहीं हूँ, पर इस विषय को मैं जरूर समझ कर लूंगी। और अगर उसमें कोई सुझाव देने हैं जो बहुत ही हमारे किसान के हित में है, तो हम जरूर उसके लिए हम सरकार के साथ हम उचित प्लेटफॉर्म पे हम वो जरूर रखेंगे। थैंक यू। સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી દમણ દીવમાં દમણ ખાતે આવેલી સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। પ્રદેશમાં દમણ ખાતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજનું શિલાન્યાસ ગત 24 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજે તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। વિશાળ કેમ્પસ અને અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં બેચલર ડિગ્રી ઇન એન્જિનિયરિંગ, મેકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, સિવિલ, બાયોમેડિકલ અને કમ્પ્યુટરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। આ ચાલુ એકેડેમિક યર 2020 અને 2021 માટે દમણની આ સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં બેચલર ડિગ્રી ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, બેચલર ડિગ્રી ઇન મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, બેચલર ડિગ્રી ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, બેચલર ડિગ્રી ઇન કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ અને બેચલર ડિગ્રી ઇન બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગ આ તમામ ઉપરોક્ત જે કોર્સ છે તેના માટે 60 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની કેપેસિટી છે। 4 વર્ષનો કોર્સ છે। જેટલા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા આ તમામ ઉપરોક્ત જે કોર્સ છે તેમાં લેવામાં આવશે। એડમિશન લેવા માટે ફોન 7096777142, ઈમેલ આઈડી gecdmndd@gov.in। For admission, please visit the website www.dhtednh.in.